अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 9 है, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा टर्म स्ट्रक्चर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यार ये सवालात करना, और हो सकता है इसमें से भी वो एक सवाल देंगी। एक तो वो BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले में से देंगी, या वो इसमें से भी देंगी। ठीक है। अच्छा, हम इसको जल्दी से कवर अप करते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़े लेंथी भी होंगे और ये मैं सारे इसमें से चाहूँगा, कोशिश करूँगा कवर अप कर दूँ 2-3 लेक्चर जो हैं। अच्छा, इसमें जो मेन काम है वो ये है कि हमें यील्ड कर्व के बारे में पढ़ना है। टर्म स्ट्रक्चर का कहना ये है कि भाई देखें, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का मकसद ये है कि जैसे जैसे बॉन्ड्स की बात यहाँ पे हम करेंगे, बॉन्ड्स की जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और उसका टर्म स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट, यानी अगर तो वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होंगे, यानी जिनकी मैच्योरिटी डेट ज़्यादा होगी, तो उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट होगा, और जिनकी मैच्योरिटी रेट कम होगा उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट होगा, और किस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो यील्ड कर्व होगा कि किस तरीके से आपका यील्ड कर्व बनेगा। ये आपका जो है द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इज सिंपली द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज रेट ऑफ बॉन्ड विच एट विच बॉन्ड्स विल मैच्योर मे डिफर एंड वी ड्रॉ बाय टेकिंग इंटरेस्ट रेट अगेंस्ट द टाइम मैच्योरिटी बॉन्ड। बिल्कुल इंटरेस्ट रेट एक साइड पे लेंगे और मैच्योरिटी बॉन्ड एक साइड पे लेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ से हमारी बात शुरू हुई है, बिल्कुल यहीं से हम बात शुरू करते हैं। व्हेन वी ड्रॉ फ्लैट कर्व इट इंडिकेट्स। अच्छा, ये इंडिकेट क्या करेगा? जब हम फ्लैट कर्व ड्रॉ करेंगे ना, एकदम फ्लैट कर्व, यानी इस तरीके से आप कह लें कि एकदम ये यील्ड कर्व है फ्लैट, और यहाँ इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ क्या है, मैच्योरिटी है, टाइम मैच्योरिटी के, यानी 1 साल में मैच्योर हो रहा है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल फ्लैट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे 1 साल का बॉन्ड हो या 5 साल का बॉन्ड हो, यील्ड्स यानी जो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो यही बात लिखी हुई है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स यील्ड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, यानी 2 साल का बॉन्ड होगा तो भी आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट वैसे ही मिल रहा होगा, 1 साल का शॉर्ट टर्म का बॉन्ड होगा तो भी आपको वैसे ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा। बट इफ़ वी ड्रॉ शार्पली और स्टीप कर्व, यानी स्टीप कर्व का मकसद ये हुआ कि ये यूँ वाला, इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि स्मॉल मतलब जो छोटे शॉर्ट टर्म के जो मैच्योरिटी है उस पर कम मिलेगा और लॉन्ग टर्म वाले पे ज़्यादा मिलेगा। व्हेन वी ड्रॉ इट पॉजिटिवली स्लोप, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड जो है ज़्यादा होगी और शॉर्ट टर्म बॉन्ड की जो यील्ड है वो कम होगी, और जब हम उसको नेगेटिवली स्लोप करेंगे तो मतलब लॉन्ग टर्म में आपको कम मिलेगा और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के ऊपर आपको यानी शॉर्ट टर्म बॉन्ड अगर आप 2 से 3 ले लेंगे तो उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो ज़्यादा होगा बनिस्बत आप एक लंबे पीरियड का बॉन्ड लें। अच्छा, अब देखें, ये तो खाली इनकी एक थ्योरी है, अब हम आगे प्रूफ करेंगे इसको। ये 3 स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा कि ये स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स कहते हैं बेसिकली एम्पिरिकल एविडेंस है। ये क्या एम्पिरिकल एविडेंस है? पहला कि इंटरेस्ट रेट जो है वो जो बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट यील्ड्स, यानी अलग अलग आप कह लें, क्या कहते हैं कि जो प्रॉफिट मिलता है बॉन्ड्स के ऊपर, जो इंटरेस्ट रेट होता है डिफरेंट मैच्योरिटी वाले जो होते हैं बॉन्ड्स, उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो एक ही तरीके से मूव करता है। यानी अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो लॉन्ग टर्म वालों पे भी गिरेगा, अगर शॉर्ट टर्म पे बढ़ रहा है तो लॉन्ग टर्म पे भी बढ़ेगा। ये एम्पिरिकल एविडेंस है, यानी ये प्रूव हुआ हुई है ये थ्योरीज। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो लो है, कम है, तो यील्ड कर्व जो बनेगा आपका वो कैसा होगा? पॉजिटिवली स्लोप होगा। व्हेन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर मोर, यील्ड कर्व इज फाउंड टू बी नेगेटिवली स्लोप। यानी जब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट अगर आपको कम मिल रहे होंगे तो जो यील्ड कर्व बनेगा, यील्ड कर्व असल में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बनता है कि कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। यील्ड कर्व का मतलब ये होता है। तो इनका कहना ये है कि अगर शॉर्ट टर्म जो है इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो आपका यील्ड कर्व कैसा बनेगा? पॉजिटिवली स्लोप, यानी लॉन्ग टर्म में फिर ज़्यादा होंगे, और अगर शॉर्ट टर्म ज़्यादा होंगे तो फिर आपका नेगेटिवली स्लोप बनेगा। और तीसरा उन्होंने फैक्ट क्या बताया कि एम्पिरिकल एविडेंस ये कहता है कि यील्ड कर्व ज़्यादातर पॉजिटिवली स्लोप ही होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में कम उनको रेट होता है और लॉन्ग टर्म में उनका ज़्यादा रेट होता है। अच्छा, अब थ्योरीज विच अंडरटेक दिस 3 एजम्पशंस आर काउंटेड टू बी गुड। अच्छा, अब 3 किस्म की थ्योरीज दी गई इन एम्पिरिकल एविडेंस को प्रूव करने के लिए। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि भाई वो थ्योरी, ये 3 थ्योरीज हैं, एक्सपेक्टेशन थ्योरी जिसको ET कह रहे हैं, सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी और लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी। जो भी थ्योरी ये तीनों पॉइंट्स को कवर कर लेगी,
वो थ्योरी सबसे ज़्यादा अच्छी कहलाएगी। तो एक्सपेक्टेशन थ्योरी देखते हैं। एक्सपेक्टेशन थ्योरी कहती है कि अगर इफ़ बाउंड्स ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज़ आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन एंड अदर, अगर बाउंड्स जो है डिफरेंट मैच्योरिटीज़ के, यानी 2 साल वाली का और ये लॉन्ग टर्म 10 साल वाली का या 1 साल वाले का जो बॉन्ड्स हैं, वो अगर एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हैं वो भी इक्वलाइज होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि या आप जो है वो एक कोई बॉन्ड ख़रीद लें जो कि 2 पीरियड्स पर मुश्तमिल हो, या 2 बॉन्ड्स ख़रीद लें जो कि 1 पीरियड पर मुश्तमिल हो। तो उन दोनों के जब आप इंटरेस्ट रेट को आप क्या कहते हैं देखें, तो दोनों के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो, यानी वो 2 साल गुजार के आपको जो इंटरेस्ट रेट मिले, या 2 ऐसे बॉन्ड जो आपने अभी लिए हों उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिले, वो दोनों आपको बराबर मिले। ये उनका कहना है, ये थ्योरी कहती है। कहते हैं कि अगर तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहा जाए कि भाई शॉर्ट टर्म लें या लॉन्ग टर्म लें, बात एक ही है, यानी 2 शॉर्ट टर्म वाले ले लें या लॉन्ग टर्म वाले ले लें। तो अगर तो ऐसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट उसी सूरत में होंगे कि जब दोनों के इंटरेस्ट रेट भी सेम हो। ये इस थ्योरी का कहना है कि ऐसा होता है। अब होता है कि नहीं होता ये देखेंगे। लेट द करंट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ बेसिक बॉन्ड बी डिनोटेड एज, यानी एक इन्होंने बॉन्ड की बात करी कि भाई उसके ऊपर आप इस तरीके से कर लें कि करंट पीरियड में उसको ये मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, फिर उससे अगले पीरियड में उसको T+1 यानी अगले ईयर के अंदर एक्सपेक्टेड रेट है, और फिर उसके बाद इस तरीके से जितने पीरियड्स होंगे उसके ऊपर उसका एक्सपेक्टेड रेट आगे बढ़ता जाएगा। लेट द रिटर्न ऑन अ के पीरियड बी डिनोटेड बाय IKT। बिल्कुल ठीक बात है कि के पीरियड मतलब कोई भी साल की बात करिए तो उसको KT कह दिया होगा। बॉन्ड कितने साल का है तो रिटर्न के पीरियड ऑफ बॉन्ड के जो निकलेंगे वो IKT होगा। ठीक है, वो बात सही है। नाउ वी मेक कंपैरिजन ऑन दीज 2 बॉन्ड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। समझ ले बंदे के पास 1 रुपया है, अब वो 1 रुपया किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। या तो वो 1-2 पीरियड का बॉन्ड ले ले, या वो 2-1 पीरियड वाले बॉन्ड्स ले ले। ठीक है, जब उसने 1-2 पीरियड वाला बॉन्ड ले लिया, 1-2 पीरियड बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड लिया है जो कि 2 पीरियड्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो एक पीरियड ये हो गया I+2T, यानी जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और उसके साथ जो है, अच्छा तो देखें इसके अंदर क्या हुआ कि आपका ये दो बॉन्ड्स हमने ले लिए, दो पीरियड के बॉन्ड ले लिए। ठीक है, एक ये हो गया 1+I2T, ये पहला पीरियड हो गया, और ये दूसरा पीरियड हो गया 1+I2T, यानी एक इस इंटरेस्ट रेट इसका हो गया आपका 1+I2T, यानी आपका ये 1 रुपया जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट, और इसी के साथ 1+I2T दूसरे के लिए भी हो गया। ठीक है, ये हमने कह लिया कि 1-2 पीरियड बॉन्ड्स की बात हो गई यहाँ पे, और -1 बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है। यानी लेट सपोज अगर 100 रुपये आपने लगाए हैं और 100 रुपये के ऊपर आपने ये 2 बॉन्ड्स के आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है कि भाई आपको लेट सपोज एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट मिला। ठीक है, और दोनों हमने बॉन्ड्स को एक साथ लिख लिया, यानी 2 पीरियड्स को हमने अलग अलग करके लिख लिया। इसी तरीके से हमने यहाँ भी लिखे हैं दोनों पीरियड्स को। लिखनी 2 पीरियड किस तरीके से हैं कि ये एक बॉन्ड का रेट, और फिर ये दूसरा पीरियड की जब क्योंकि 2 1 पीरियड के बॉन्ड्स हैं तो हमने एक्सपेक्टेड लिख दिया। ठीक है, ये आपका 1+I2T होगा, यानी 2 एक जैसे बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात हो रही है कि भाई 1 साल और उससे अगले साल के ऊपर आपको क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। दोनों को जो आंसर आएगा उसको प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल देंगे, आखिर में जो बच जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका डायरेक्ट प्योरली आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने इसको वही मल्टीप्लाई करा, देखें आपको सामने नज़र आ जाएगा कि आखिर में क्या निकलता है। ये I2² किस तरीके से बचा, ये इंटरेस्ट रेट को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे I को I से, तो I² 2T बच जाएगा, और ये आप कहते हैं कि 1 1 जा 1 हो जाएगा, और ये I2T मल्टीप्लाई होगा जब 1 से, तो ये एक I2T बन जाएगा, और ये वाला 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी I2T बन जाएगा। तो 2, अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिख भी दूँ, 1+1 1, और I2T मल्टीप्लाई बाय 1 I2T I ऑफ 2 पीरियड, और इस तरह I2T इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा I²
2t प्लस, अब जब मैं क्योंकि मैंने इसको इससे करा ये लिखा और इसको मैंने इससे करा ये लिखा। अच्छा, अब इसको इससे कर दिया है, लेकिन जब मैं इसको इससे करूँगा 1 1 जा 1, अच्छा i2t ये हो गया, ठीक है। अब 1 और i2t को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये लिख दिया, सॉरी हाँ यही नहीं लिख पाया मैं कि i2t ये भी लिख दिया, और इसको इससे करा तो ये लिख दिया, ठीक है। तो देखें ये i2t और ये i2t दोनों 1, इनका ये कुछ नहीं है तो 1 है, 1 + 1 2i2t हो गया, और यह i2² हो गया, ठीक है। -1 ऐसे ही रहा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो ये बच जाएगा आपका। अच्छा, ये i² क्योंकि खुद ही इंटरेस्ट रेट परसेंटेज फॉर्म में बहुत कम होता है 0.0 समथिंग, उसका भी स्क्वायर लेंगे तो और छोटी अमाउंट हो जाएगी, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे और ख़ाली ये हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग सारे, सब कुछ आप लिखेंगे। अच्छा, ये और ये देखें, ये भी इंटरेस्ट रेट है, ये भी इंटरेस्ट रेट है। जब इंटरेस्ट रेट आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी एक स्मॉल अमाउंट बन जाएगी, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे और ख़ाली हम ये लिख लेंगे ये IT प्लस यानी इंटरेस्ट रेट पहले पीरियड का और एक्सपेक्टेड दूसरे पीरियड का, और यहाँ पे जो है ये दोनों पीरियड्स के आपके साथ में इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखें, अब ये दोनों असल में जो हमारी थ्योरी थी वो ये कह रही थी कि ये प्रूव हो कि ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, ये बराबर किस तरीके से होंगे, लाजमी सी बात है, कहना ये था, कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 2 अगर आप शॉर्ट रन के ले लेंगे उसके बराबर होगा। अच्छा, वो किस तरीके से बराबर होगा ये देखें, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग बॉन्ड एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन एंड अनदर वी कैन राइट, हमने ये लिखा एक तरफ ये 2 1 पीरियड बॉन्ड वाले की बात और 1 2 पीरियड वाले की बॉन्ड की बात, और ये जब 2 यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, i2t, ये इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म बॉन्ड का हो गया, ये किसके बराबर हो गया आपका, इंटरेस्ट रेट ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के एवरेज के, यानी ये इंटरेस्ट रेट और ये इंटरेस्ट रेट जो भी मिला उसको जब आप डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो वो जो इंटरेस्ट रेट एवरेज इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेगा इन दो कहते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के ऊपर जो आपको एवरेज इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो इंटरेस्ट रेट बराबर किसके होगा, आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड के इंटरेस्ट के, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बता लिया कि हाँ ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो बराबर होगा एवरेज एक्सपेक्टेड ऑफ द शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड, और ये जनरलाइज कर दिया इन लोगों ने कि समझ लें कि एक बॉन्ड नहीं, हम कोई 10 साल के लिए कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड लें तो 10 साल के ऊपर भी जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड का जो रेट होगा वो 10 डिफरेंट शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के रेट के एवरेज रेट के बराबर होगा, ठीक है, जब आप उसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, देखिए इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिए कि लेट सपोज ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, एक पहले साल का, फिर उससे अगले साल का, फिर ये, अब जितने भी आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड, लेट सपोज आप कहते हैं कि भाई मैं एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड ले रहा हूँ 2 पीरियड्स का, ठीक है, तो उसके 2 शॉर्ट पीरियड के क्या होंगे 5 और 6, यानी एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड ये आ गया और एक उससे अगले साल के लिए एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड ये आ गया और उसके ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न उन्होंने बता दिया 6 है। तो ये हमने 2 बॉन्ड्स ले लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के, इसको डिवाइड करा 5.5, यानी लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड के ऊपर 5.5 इंटरेस्ट रेट होगा, तभी ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे, यानी 2 शॉर्ट टर्म बॉन्ड और एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड उसी वक्त परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहलाएगा जब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के जो एवरेज यील्ड है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड के बराबर हो, यानी ये 5.5 हो। अच्छा, अब 3 पीरियड की बात कर ली तो 3 बॉन्ड्स ले लिए शॉर्ट टर्म के, एक इस साल का, एक उससे अगले साल का, एक उससे अगले साल का, उनके एक्सपेक्टेड रेट के हिसाब से बात कर ली 6.5। अच्छा, अब आपने जब ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और यहाँ टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी है, यानी जैसे जैसे टर्म ऑफ मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है जो आपको असल में नज़र आ रहा है। तो इससे स्टाइलाइज फैक्ट्स जो थ्योरी के अंदर ये जो पीछे स्टाइलाइज फैक्ट्स थे आपके ये वाले, ये 3 थे, एक तो इंटरेस्ट रेट जो है डिफरेंट यील्ड्स के ऊपर एक साथ मूव करेगा, सही है, और दूसरा ये था कि भाई शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ गया कि देखें शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट क्या है 5 6, जबकि लॉन्ग टर्म इससे ज़्यादा है 5.5 6 6.5, तो और पॉजिटिवली स्लोप भी बन गया। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यील्ड कर्व टर्न आउट टू बी पॉजिटिवली
पॉजिटिव इंडिकेटिंग दैट यील्ड ऑन शॉर्ट टर्म बॉन्ड इट इज़ लो एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज़ हाई। बिल्कुल शॉर्ट टर्म जो कम मैच्योरिटी वाले हैं उन पर कम है रेट, और ज़्यादा मैच्योरिटी वालों के ऊपर लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो ज़्यादा मैच्योरिटी वाले हैं उन पर ज़्यादा है। ठीक है, एक फैक्ट ये प्रूव हो गया कि अच्छा एक्सपेक्टेशन थ्योरी ने ये तो प्रूव कर दिया, ये वाला फैक्ट तो प्रूव कर दिया कि शॉर्ट टर्म के ऊपर कम है और लॉन्ग टर्म के ऊपर ज़्यादा है, और ये वाला भी प्रूव कर दिया कि कहते हैं कि दोनों मूव टुगेदर हैं। यानी अगर इंटरेस्ट रेट जैसे कि देखें आप शॉर्ट टर्म के ऊपर बढ़ता जा रहा है तो लॉन्ग टर्म के ऊपर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव ही होता है यील्ड कर्व। ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि ये तो एक मरतबा ये वो भी हो सकता है, आप क्या कहते हैं कि इस थ्योरी के अंदर तो कम भी हो सकता है। तो कम किस तरीके से हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट उल्टे चलने लग जाएँ तो इसलिए ये चीज़ यहाँ प्रूव नहीं हुई कि तीसरा फैक्ट कि मोस्टली जो है वो यील्ड कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है, ये हम आगे प्रूव करेंगे। अच्छा, सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी क्या कहती है? नेचर ऑफ बॉन्ड्स, वो इनका कहना ये है कि नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो नेचर ऑफ बॉन्ड जो है वो सेम नहीं होती और ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। ठीक है, बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटी आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, पीपल विल प्रेफर शॉर्ट टर्म बॉन्ड। क्यों? क्योंकि भाई शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इनके हिसाब से क्या कहते हैं कि रिटर्न जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए जो है पीपल जो है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड को प्रेफर नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म बॉन्ड सिर्फ वो उसी वक्त प्रेफर करेंगे जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड के ऊपर रिटर्न ज़्यादा होगा शॉर्ट टर्म बॉन्ड से। तो इसका मतलब यही हो गया, कहते हैं कि ये तो हमें प्रूव हो गया कि यील्ड कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप ही होता है, लेकिन क्यों पॉजिटिवली स्लोप होता है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड के ऊपर ज़्यादा यील्ड होती है, शॉर्ट टर्म के ऊपर कम होती है। लेकिन बॉन्ड्स जो डिफरेंट मैच्योरिटी के हैं, यानी आप कहते हैं कि ये तो हमें यहाँ पे प्रूव हो गया कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो ज़्यादा या यील्ड होगी और शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो कम यील्ड होगी, जब भी लोग लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे। यानी थर्ड फैक्ट तो प्रूव होता है यहाँ पे, कहते हैं कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म का पॉजिटिवली स्लोप ही होता है, लेकिन चूँकि लॉन्ग टर्म के अंदर शॉर्ट टर्म में आपको जल्दी इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा इसलिए लोग यहाँ पर जाएंगे। तो इससे हमें जब तीसरा फैक्ट तो प्रूव हो रहा है, लेकिन जो ये इन्होंने बात कर दी कि लोग जो है वो शॉर्ट टर्म में जाएंगे, तो ये जो है वो पहले और दूसरे वाले को प्रूव नहीं कर रहा है, क्योंकि पहला ये कहता है, कहते हैं पहला वाला स्टाइलिश फैक्ट ये कहता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है और लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों का इंटरेस्ट रेट एक साथ ही मूव करता है। और फिर दूसरा फैक्ट हमारा क्या कहता है? दूसरा फैक्ट हमारा ये कहता है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लो होंगे और यील्ड कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप बनेगा, और जब शॉर्ट टर्म कम होंगे तो ज़्यादा होगा जब शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट, तो वो नेगेटिवली बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो तीसरा फैक्ट तो इनका प्रूव हो रहा है, लेकिन दूसरे और पहले फैक्ट को जो है वो प्रॉपर्ली ये क्या कहते हैं डिस्क्राइब नहीं कर रहे। तीसरे की जब बात आती है लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी की, तो ये असल है। इसमें क्या कह रहे हैं कि बॉन्ड्स जो डिफरेंट मैच्योरिटी की होंगे वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट तो नहीं होंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूट ज़रूर होंगे एक दूसरे के। अच्छा, यानी वो एक के बदले में आप लॉन्ग टर्म के बदले में शॉर्ट टर्म ले सकते हैं, लेकिन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे कि एकदम आपको वही रेट नहीं मिलेगा। अच्छा, इस थ्योरी के अंदर तीसरा फैक्ट भी प्रूव होगा। वो कैसे प्रूव होगा? क्योंकि इस थ्योरी का मानना ये है कि जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखवाएंगे वहाँ पे लाजमन, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप रखवाएंगे क्योंकि आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीद रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखा जाएगा, तो ज़्यादा आप अपने पैसे को लिक्विड नहीं करवा पाएंगे। मतलब जितने ज़्यादा साल के लिए रख रहे हैं तो उतने साल आपने अपने पैसे को फिक्स कर दिए एक तरीके से, तो उसके ऊपर आपको एक लिक्विडिटी प्रीमियम भी मिलेगा, क्योंकि आप अपना पैसा इतने टाइम तक रख रहे हैं हमारे पास, जो कि आपका लिक्विड नहीं होगा जल्दी, क्योंकि आपने 5 साल के लिए रखा तो 5 साल तक के आपका वो लिक्विड नहीं हो सकता, आप आपका पैसा आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको एक लिक्विडिटी प्रीमियम भी मिलेगा। यानी जितने ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपको लिक्विडिटी प्रीमियम भी मिलेगा। ये देखें यहाँ पे उन्होंने बात करी कि वही वाली सारा सिनेरियो करा, बिल्कुल ये समझ लें एक्सपेक्टेड थ्योरी जैसा ही है। एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अंदर भी ये बात हमने करी थी, और ये बात यहाँ पे बिल्कुल वही रहेगी, क्योंकि वही परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाली जो हमने बात करी थी, पर उसके साथ एक ये आइटम भी इंक्लूड हो गया, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ये लिक्विडिटी प्रीमियम भी एक ऐड हो गया, ये अमाउंट एक फर्दर ऐड हो गई है, जो कि आपको क्या कर रही है, यानी जो आपके रेट्स हैं उसके अंदर जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी ये इंटरेस्ट रेट के अंदर ये ऐड होता जाएगा। अच्छा, इन्होंने वही रेट्स रखे कि भाई देखें आपका 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 इस तरह करते हुए आपके ये कुछ रेट्स इन्होंने बता दिए कि देखिए शॉर्ट टर्म के रेट्स आपको बता दिए कि भाई लेट सपोज लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो बॉन्ड्स हैं कि अगर 2 पीरियड का आप कोई बॉन्ड रख रहे हैं तो ये 5.5 आएगा।
अच्छा, ये 5.5 कैसे आया? ये देखिए, ये वही एग्जाम्पल की बात की जा रही है जो कि शॉर्ट टर्म में थी। ये थी 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इससे हमने क्या निकाले थे? लॉन्ग टर्म के निकाल लिए थे रेट्स। तो हम वही लॉन्ग टर्म के रेट्स को ही हम यहाँ पे लेकर आए हैं। शॉर्ट टर्म के रेट्स ये लिखे हुए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के रेट ये आ गए, लेकिन साथ में क्या आया आपका? ये L2T, ये क्या आ गया आपका? लिक्विडिटी प्रीमियम। कि अगर 2 पीरियड का बॉन्ड होगा तो उसको 0.25 मिलेगा, अगर 3 का होगा तो उसके ऊपर साल बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो ये 0.25 आया। जब 3rd ईयर का होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं कि तीसरा 3 पीरियड का है तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय n करते रहेंगे, और ये 2 फिर 3 फिर 4, क्योंकि एक पीरियड पीछे का आपका ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। कि अगर तीसरे पीरियड की बात है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, चौथे पीरियड की बात है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। ये सब लिक्विडिटी प्रीमियम मल्टीप्लाई हो रहा है, और इससे क्या होगा? ये रेट्स बढ़ते जाएंगे। तो यानी देखें कि अगर जब आप इनिशियल पीरियड में होंगे, पहले 0 पीरियड में, तो क्या होगा कि आपके दोनों बराबर होंगे। यानी एक्सपेक्टेशन थ्योरी भी आपको वही 5% दे रही होगी, ये वाली बात, और लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी वाला भी आपको यही दे रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपका ये रेट भी बढ़ेगा। एक्सपेक्टेशन थ्योरी में भी बढ़ रहा था जैसे, लेकिन लिक्विडिटी प्रीमियम आपका ज़्यादा होता जाएगा, इसलिए ये गैप बढ़ता जाएगा और ये रेट्स आपके और ऊपर से ऊपर जाते जाएंगे। वही 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने ये बात यहाँ पे बोल दी है। नाउ वी रिवर्स द न्यूमेरिकल। अच्छा, रिवर्स द न्यूमेरिकल का मकसद ये है कि लेट सपोज उल्टा कर लिया जाए, यानी शॉर्ट टर्म के जो है वो ज़्यादा रेट कर दिए जाएँ, तो फिर क्या होगा? तो देखिए, शॉर्ट टर्म के जब आप ज़्यादा रेट कर देंगे तो लाजमी सी बात है आपका ये क्या होगा? देखें, शॉर्ट टर्म के 2 बॉन्ड्स को जब डिवाइड करा 2 से तो क्या आ रहा है? 7.75। अच्छा, अब जब शॉर्ट टर्म से आप और मतलब आप कह लें 3 पीरियड के बॉन्ड की तरफ गए तो आपने इनको प्लस करा और डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड होगा, बेसिकली ये 2 लिखा हुआ है, 3 से डिवाइड होगा तो ये 7.5 आंसर आएगा। तो देखिए क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो है उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की वैल्यूज़ कम होती जा रही है, ठीक है। अच्छा, और जबकि लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी में क्या होगा कि यही सब सिनेरियो रहेगा, लेकिन क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट जो आपका लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी के ऊपर आपको जो कहते हैं कि लिक्विडिटी प्रीमियम जो मिल रहा है वो ऐड होता जाएगा इसके अंदर 2 + 3। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है वो लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी की वजह से आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी प्रीमियम जो है आपका वो जितने ज़्यादा आपके पीरियड्स होंगे उतना ही आपको ज़्यादा लिक्विडिटी प्रीमियम मिलता जाएगा। जैसे 2 पीरियड, सेकंड पीरियड में सपोज करें 2 मिल रहा है, फिर तीसरे में 3, तो चौथे में इससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका ऑफसेट होगा, यानी ये जो गिरना, जो जितना से आपका ये इंटरेस्ट रेट वैसे गिरेगा शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले चक्कर में, ये वाली बात में, उससे ज़्यादा आपको लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी मिलेगा। तो ऑल टुगेदर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। तो लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी क्या कहता है कि आपकी इस लिक्विडिटी प्रीमियम की वजह से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की फिर भी जो है वो यील्ड ज़्यादा मिलेगी आपको एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म, जबकि एक्सपेक्टेशन थ्योरी में ये नहीं होगा। अगर आपके शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो बॉन्ड्स की वैल्यू ज़्यादा हुई और आहिस्ते आहिस्ते करके कम होने लग गई, तो एक्सपेक्टेशन थ्योरी ये कहता है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। जो हमने पीछे देखा था कि ये वाली जो बात थी सेकंड स्टाइलाइज फैक्ट वाली कि अगर शॉर्ट टर्म जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुए तो यील्ड कर्व जो है वो नेगेटिवली बनेगा। ये आपको यहाँ शो हो रहा है कि अगर देखें शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो है वो ज़्यादा हुए तो ये आपका नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो हमारा तीसरा फैक्ट जो है वो यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा LPT से, लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी से। वो क्या आता है कि ज़्यादातर मोस्टली आपका पॉजिटिवली स्लोप ही बनता है। तो आपको नज़र आ रहा है कि देखें कि हमने इसको उल्टा भी कर लिया, इन रेट्स को उल्टा भी कर लिया, यानी कम से ज़्यादा की तरफ नहीं गए हम, ज़्यादा से कम की तरफ भी जाने लग गए, तब भी लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी में, क्योंकि लिक्विडिटी प्रीमियम ऐड हो रहा है जिसकी वजह से आपका LPT आपका ग्रेटर देन ही बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है तीनों फैक्ट्स पूरे हो जाएंगे लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी में। आपका इससे जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपको वो ये बोल सकते हैं कि आपको ये रेट्स दे दी और बोला कहते हैं कि आप इसके ग्राफ ड्रॉ करें, तो आप इसका न्यूमेरिकल कर लिएगा, जो कि मेन चीज़ है। अच्छा, अब ये क्या है, हाउ मॉनेटरी पॉलिसी चेंज द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इकोनॉमी। अच्छा, बड़ा आसान है, देखें वन टाइम इंक्रीज़ आया, लेट सपोज मनी सप्लाई में 1 शॉट। अच्छा, 1 शॉट की वजह से क्या होगा, फिक्स प्राइस जो है ISLA मॉडल क्या कहता है कि अगर टेम्परेली आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा,
लाजमी सी बात है, ये देखें मनी सप्लाई टेम्परेली इंक्रीज़ होगी, आगे आएगी, लेकिन क्योंकि टेम्परेरी है मनी सप्लाई इंक्रीज सो राइटवर्ड होगी और वो वापस शिफ्ट हो जाएगी पीछे। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही आपका मनी सप्लाई गिरेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई के बढ़ने से आपका एलएम आगे शिफ्ट होगा और एलएम के आगे शिफ्ट होने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से आपका जो है वो एग्रीगेट डिमांड में और एग्रीगेट सप्लाई में गैप आ जाएगा, क्योंकि देखिए ना एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर आ जाएगी और जबकि एग्रीगेट सप्लाई पीछे, तो प्राइस रेज होंगे और प्राइस के बढ़ने की वजह से आप वापस पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेली इंक्रीज़ की वजह से क्या होगा, वापस आप वहीं चले जाएंगे। और इससे आपको इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्योंकि टर्म स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो देखें अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज़ करते हैं तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये आएगा कि इंटरेस्ट रेट आपका गिर जाएगा, और लॉन्ग रन इम्पैक्ट क्या आएगा कि वापस आप उसी ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यानी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या कहता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके वापस उसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट क्या होगी, गिर जाएगी, फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट तो बिल्कुल जो आपको नज़र आ रहा है। जबकि लॉन्ग टर्म यील्ड विल डिक्रीज आल्सो एवरेज मूव लेस देन करंट इंटरेस्ट रेट, सो यू गेट स्टीपर यील्ड कर्व एज फार एज रियल इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज। अच्छा देखें हुआ क्या जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई के बढ़ते ही इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है यील्ड कर्व के अंदर नीचे आ जाएगा। अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 ये गैप श्रिंक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और एट द एंड आखिरी पॉइंट ऐसा आएगा एक, जहाँ पे ये पुराना यील्ड कर्व और आपका अभी नया यील्ड कर्व दोनों मिल जाएंगे। सही है ये आपका कब होगा, जब वन शॉट यानी परमानेंट नहीं टेम्पोरेरी पॉलिसी आपकी लगेगी और एक बार शॉर्ट टर्म बढ़ने के बाद वापस आप पीछे चले जाएंगे। सही है, फर्स्टली इंटरेस्ट रेट डिक्रीज मोर सो गैप इज़ वाइडन, बट एज इट इज़ गो बैक अगेन सो गैप बिकम डिमिनिशेस। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होंगे इनमें इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट कम आएगा और आखिर में आएगा ही नहीं, क्योंकि कर्व मर्ज हो जाएंगे। बिल्कुल लॉन्ग टर्म के अंदर कम हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म में आपके बॉन्ड्स के अंदर इंटरेस्ट रेट का फ़र्क आएगा। अच्छा, परमानेंटली इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, परमानेंटली इंक्रीज से क्या हुआ क्योंकि अब ये जो है वो फिक्स प्राइस की बात भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर अब क्या हुआ कि सबसे पहले आप लोग थे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इससे क्या हुआ, एलएम शिफ्ट हुआ, एलएम मनी सप्लाई बढ़ी, एलएम आगे आया, शॉर्ट टर्म का ये हो गया, यानी एलएम में क्या, शॉर्ट टर्म में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट गिरा। लेकिन चूँकि इंटरेस्ट रेट खाली सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा, इंटरेस्ट रेट के गिरने की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने ये सोच लिया था कि प्यूपिल जो एक्सपेक्टेशन है लोगों ने वो अपनी प्राइस की जो है वो भी इन्फ्लेशन की बढ़ा ली थी। सही है, तो इन्फ्लेशन की जब आपका कह लें इंटरेस्ट रेट गिरा तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आईएस जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये वाली जो बात इन्होंने करी है वो इसलिए करी है कि एक्सपेक्टेड प्राइस की मतलब एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ा ली थी। एक्सपेक्टेशन जब बढ़ाई तो लाजमी सी बात है आपका उन्होंने एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे उन्होंने ये रख लिया, कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, कहते हैं आईएस आपका जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि देखें जब आईएस किस तरीके से बढ़ जाएगा कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन यानी जो है लोग अपनी एक्सपेक्टेशन पहले से ही रिवाइज़ कर चुके होंगे, जिसकी वजह से वो अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ा देंगे और आईएस आगे चला जाएगा। आईएस आगे जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड आगे चला गया होगा, एग्रीगेट सप्लाई ये रहा, तो प्राइसेस बढ़ेंगे और प्राइसेस बढ़ने के बाद वो जब एडजस्ट होंगे तो वो और फर्दर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कोई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो उन्होंने पहले से सोची भी होगी, इसकी वजह से प्राइसेस और बढ़ेंगे और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। यानी शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के ऊपर, जबकि लॉन्ग रन इम्पैक्ट क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट पिछले वाले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो एवरेज फ्यूचर शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट गिरेगा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यील्ड कर्व मोर स्टीप बन जाएगा पॉलिसी लगने के बाद। यानी देखिए पहले क्या हुआ शॉर्ट टर्म में गिरेगा और गिरने के बाद आहिस्ता 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 लॉन्ग टर्म में उल्टा यील्ड कर्व बढ़ जाएगा पुराने वाले यील्ड कर्व से। ठीक है, अच्छा, परमानेंट डिक्रीज़, अगर डिक्रीज़ आ गया तो क्या होगा, डिक्रीज़ में बिल्कुल उसका उल्टा होगा कि एलएम शिफ्ट बैकवर्ड होगा, डिक्रीज़ इन ग्रोथ रेट, और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पहले ही लोग सोच चुके होंगे, तो इसलिए आईएस स्पेंडिंग को वो कम कर देंगे। स्पेंडिंग को जब वो कम करेंगे तो पहले वो समझ लें आप यहाँ पर थे, एलएम पीछे गया,
यहाँ आया, शॉर्ट टर्म ये बना शॉर्ट टर्म का पॉइंट, फिर IS पीछे गया तो यहाँ पर आए, शॉर्ट टर्म में आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, और IS जब पीछे गया तो उसके बाद जो है वो क्योंकि इन्फ्लेशन IS में पहले ही उन लोगों ने कर ली तो स्पेंडिंग कम कर दी थी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर प्राइस वापस एडजस्ट होने लग गए, और प्राइस गिर के आप कह लें कि प्राइस गिरने की वजह से क्या हुआ कि आप जो है वो वापस प्राइस जो है आपके एडजस्ट होंगे, और आप जो है वापस इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे लॉन्ग रन पे जहाँ इंटरेस्ट रेट कम है। यानी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा मनी सप्लाई डिक्रीज़ होने का, कि शॉर्ट टर्म में आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और लॉन्ग रन में आपका इंटरेस्ट रेट गिरेगा, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, और इससे क्या होगा, देखिए उल्टा हो रहा है, शॉर्ट टर्म में बढ़ेगा, आपका यील्ड कर्व ऊपर जाएगा और फिर ऐसे ऐसे करके नीचे चला जाएगा। ये आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली बातें हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको ये दिखा भी रहे हैं, अब आप इसको समझें, ये वाला न्यूमेरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यील्ड कर्व इनको कंप्यूट करना है, दे दिया कि सपोर्ट शॉर्ट टर्म रेट 4% है, यानी इनिशियली 4% है, ठीक है, और रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ये वही बता दिया, टर्म प्रीमियम भी बता दिया कि भाई जिस ईयर की बात आप करेंगे, यानी जिस ईयर में लिक्विडिटी प्रीमियम की बात होगी कि भाई पहले ईयर की बात है तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, दूसरे ईयर की बात है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका लिक्विडिटी प्रीमियम भी ऐड होता रहेगा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में। एज्यूम एन एक्सपेक्टेड वन टाइम इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई, यानी वही वन टाइम इंक्रीज़ हुआ। वन टाइम इंक्रीज़ में क्या हुआ था कि शॉर्ट टर्म जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट गिरा था शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में वापस अपने उसी पॉइंट पे चला गया था पुराने इंटरेस्ट रेट पे। यानी शॉर्ट टर्म में क्या होगा, 4% से गिरेगा और लॉन्ग टर्म में वापस 4% पे आ जाएगा। अच्छा देखिए, एयर 1 से 5 तक के इंटरेस्ट रेट देखिए खुद ही दे दिए उन्होंने, कि क्यों, क्योंकि जब जैसे ही मनी सप्लाई बड़ी गिरेगी तो क्या होगा, फ़ौरन 2 पर आ जाएगा, 2 से फिर बढ़ते 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 4 पर आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, आने वाले 5वें साल के बाद 6ठे साल 7वें साल में वो 4 पर ही रहेगा, क्योंकि वो वापस आ चुका होगा। तो देखें यहाँ पे हम करते हैं बिफोर पॉलिसी, पॉलिसी से पहले की बात है। ये वही वाला चीज़ है जो एक्सपेक्टेशन थ्योरी और लिक्विडिटी प्रीमियम वाली थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे। वही 2 पीरियड बॉन्ड्स पहले वाले पीरियड के अंदर भी क्या है, क्योंकि देखें ये तो उसके बाद है जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, ये पॉलिसी के बाद की बात है। पॉलिसी से पहले क्या है, वो 4% पे ही रहता था हर साल का बॉन्ड। तो 4 + 4 / 2, और साथ में लिक्विडिटी प्रीमियम भी ऐड हो जा रहा है। 3 साल की बात करी जा रही है तो 0.1 × 3 हो रहा है, ठीक है। और ये 4 4 साल के बॉन्ड की बात करी जा रही है तो 4 शॉर्ट टर्म बॉन्ड डिवाइड बाय उनका एवरेज, इस तरह करते रहे लोग। ये इन्होंने बना लिया, और ये इस तरह इन्होंने ये करके दिखा के यहाँ पे दिखा दिया हमें कि ये रेट्स आएंगे 4.2, 3, 4, 5। अच्छा ये तो बिफोर पॉलिसी। अच्छा अब आफ्टर पॉलिसी क्या होगा, आफ्टर पॉलिसी लाजमी सी बात है इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, और इंटरेस्ट रेट पहले साल का क्या होगा, 2 लिखा, 2 + अगले साल का 3 / 2, और वही लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी का आ जा रहा है, साथ में ऐड होता जा रहा है। तो ये देखें, ये इस तरह करते 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 आप देखें 5वें साल तक के तो ये 4 पे आ गया, मतलब 5 साल की बाद इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट दे दिया था, तो 5वें साल के बाद छठा इंटरेस्ट रेट क्या होगा 6ठे साल का। तो लाजमी सी बात है वो वापस से हमने आपको दिखाया, ये बताया था कि क्या होगा कि मनी सप्लाई जो है वो आपकी LM की गिरने की वजह से यहाँ पहले इंटरेस्ट रेट कम होगा, और फिर वो वापस चली जाएगी, और वापस हम इस 4 पे आ जाएंगे, 4 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसलिए अब सिर्फ 4 ही 4 ऐड होता रहेगा वापस से, जिस तरह यहाँ कांस्टेंट था ये भी अब जाके 4 पे आके फिक्स हो जाएगा, और ये हम सारे 10 साल के अब निकाल लेंगे। अच्छा अब देखिए, जब इसका इन्होंने अब यील्ड कर्व बनाया तो कैसा बन रहा है, यील्ड कर्व जब इन्होंने इसका बनाया आपका 4 पॉइंट अच्छा तो ये असल में ये जो इनका बना हुआ है 4.63 वाला, तो इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है कि एक बॉन्ड रखा 3 साल का है, 3 अलग अलग बॉन्ड रखे, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये 4.10 तक के गया, और देखें अगर हम यहाँ तक की बात करें इस तक की बात करें, इस पॉइंट तक की, तो देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले तो नीचे गया है, और नीचे जाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्लोज़ होके रुक गया है। इससे अब आगे जाएंगे तो लाजमी सी बात है वो अलग हो जाएगा, लेकिन जो हमारा जो पुराना कर्व था वो ये कह रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो मिल ही गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आप अगर उसके बाद वाले की बात करें, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज़ आ गया है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि वो मनी सप्लाई जो है वो गिर रही है, और साथ साथ एक्सपेक्टेड रेट वाला भी फ़र्क है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, उसमें तो ये था, कहते हैं कि आपको पहले से पता था, और यहाँ पे जो है वो टेम्परेरी थी, यहाँ ये परमानेंट इंक्रीज़ हुआ है।
तो परमानेंट इंक्रीज में वो आई शिफ्ट हो रहा था, हमने देखा था, और क्या हुआ था कि वो लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा था। तो वही करेंगे, हमने पुरानी प्रीवियस बिफोर पॉलिसी वाला तो कैलकुलेट कर चुके थे हम पहले ही, लाजमी सी बात है, यही वाला सब कुछ चलेगा 4.2। लेकिन आफ्टर पॉलिसी अब देखें क्या हो रहा है, ये वही चलते रहेंगे, लेकिन ये आप देखेंगे क्योंकि टोटल वैसे जो है वो 4 ही था, अब उल्टा ये 4 से भी ऊपर चले गए। ठीक है, मतलब जब तीसरे चौथे साल की बात आई है तो ये देखें, यानी जैसे यहाँ पे क्या था कि ये 4 के बाद ऐसे ही चलने लग गए थे, 4 पे ही रह गए थे वापस, क्योंकि ये वाली बात हम कर रहे थे, तो ये वापस चले गए तो 4 पे कांस्टेंट हो गया था। लेकिन अब ये वाली बात है तो वो 4 के बजाय यानी यहाँ से और ऊपर चला गया है, वो 6 पे चला जाएगा। तो देखिए ये बता रहे हैं यहाँ पे आपको, इस पे बता रहे हैं सॉरी, कि ये आपका 4 के बजाय उल्टा और ऊपर चला गया 4.8, 5.5 और 6 पे जाके रुका है। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो आपको इन्होंने बताया कि वो उल्टा 6 होगा, ये वाला पॉइंट 4 के बजाय। और फिर ये देखें इस तरह करना है, और 6 के ऊपर आने के बाद फिर आप जितने भी ईयर्स की बात करेंगे आप 6 ही ऐड करेंगे। 10 साल हैं तो 10 वैल्यूज़ लेंगे, जो दी हुई होंगी आपको उसके आगे जो है वो वही वैल्यू लेनी होगी। अगर परमानेंट होगा तो लाजमी सी बात है फिर आप उस तरीके चलेंगे। और फिर आप जब इसका ग्राफ बना रहे हैं तो इसका ग्राफ आपको अभी खैर नज़र नहीं आ रहा है, इसके अंदर बनाया हुआ नहीं है इन लोगों ने, लेकिन आपको यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि 6.18 हो गया है। जबकि इससे पहले वाले में क्या, अगर आप इसका ग्राफ खुद से ही बना लिएगा तो आपको नज़र आएगा कि दोनों क्रॉस करते पहले वो शॉर्ट टर्म के अंदर नीचे होगा इंटरेस्ट रेट, मतलब शुरू की मैच्योरिटी बॉन्ड के ऊपर, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है देखें कि 4 के बजाय नीचे हुआ है 4, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये 4 से ऊपर निकल गया और ये ऊपर चला गया सारा। ठीक है, देखिए 4 से शुरू हुआ है और 6 पर रुक जाएगा, ये तो खैर वो वाली बात है आपकी एक्सपेक्टेशन वाली। ठीक है, तो ये आपके ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, इसके बाद ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी किन किन चीज़ों को अफेक्ट करती है। तो हम इसको करते हैं जल्दी से, ये बहुत आसान है। ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट चैनल क्या है, देखिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से होगा क्या। सबसे पहला तो द ट्रेडिशनल कंपोनेंट व्यू ऑफ द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द फॉलोइंग। अच्छा, सबसे पहले क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी, जब आपका मनी सप्लाई बढ़ती है, ये अगर मैं आपसे कहूँ कि मनी सप्लाई जो है वो बढ़ गई तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट गिर गया, इंटरेस्ट रेट गिरने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी कि इंटरेस्ट रेट से नेगेटिव रिलेटेड होती है इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ जाएगा। यानी ये कुछ रूल्स बता रहे हैं यहाँ पे कवर अप करवाने के लिए। अच्छा, एक्सचेंज रेट अफेक्ट क्या होगा, ये भी इंटरनेशनल में पढ़ा था। मॉनेटरी पॉलिसी जब बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इंटरेस्ट रेट गिरने से क्या होगा तो डोमेस्टिक एसेट जो है वो लेस इफेक्टिव नज़र आएंगे और लोग कहाँ जाएंगे, बाहर इन्वेस्ट करने की तरफ चले जाएंगे। जब वो बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होगी। आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो क्या होगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो आपकी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो आपकी तरफ आएंगे, नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगी और नेट एक्सपोर्ट की वजह से आपका आउटपुट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि y=c+i+g+nx होता है। अच्छा, टोबिन्स क्यू थ्योरी क्या कहती है। अच्छा, टोबिन्स क्यू थ्योरी बेसिकली ये है कि वो एक्सप्लेन करती है कि स्टॉक प्राइस अगर इंक्रीज़ होंगे तो आपकी जो इक्विटी यानी जो आपने पैसा या शेयर्स में लगाया हुआ है, इस शेयर्स के प्राइस इंक्रीज़ होने से आपकी उस इक्विटी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। और उसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है वो अपने पैसे को लिक्विडेट कराएंगे फ़ौरन से। जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप जो है उस पैसे को कन्वर्ट कराएंगे और आप ज़्यादा आपको वैल्यू मिल जाएगी जब आप उसको लिक्विडेट कराएंगे। तो ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल गेन, ही कंपेयर्स क्यू विद रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी जो कैपिटल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, यानी कैपिटल आपने कोई भी रखा हुआ है और आपका उसके स्टॉक का प्राइजेस, यानी आपने कोई शेयर्स में कुछ पैसे लगाए हुए, स्टॉक में कोई पैसे लगाए हुए, वो पैसे जब कैपिटल गेन जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। यानी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि भाई जो उन्होंने कैपिटल लगाया और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ रही है, लेकिन अगर एक तरफ उनके स्टॉक प्राइस के ऊपर कैपिटल गेन मिल रहा होगा तो वो क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा इस डेप्रिसिएशन कॉस्ट से, क्योंकि वो भी एक तरीके से उनको एडिशनल गेन मिल रहा है और यहाँ जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो रही है वो उससे रिप्लेस हो जाएगी। और अगर देखें, अगर वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट के मुकाबले में, तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ा देंगे, यानी इन्वेस्टमेंट
कि डिमांड वो बढ़ जाएगी, तो हायर स्टॉक प्राइस क्या वो कर देंगे जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाएंगे। स्टॉक प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, क्यू बढ़ जाएगा। क्यू क्या है कि इक्विटी का सिंबल है, ये इक्विटी कैपिटल गेन के ऊपर बात करते हैं। इसका ये क्यू, इसको कहते हैं हम टॉबिन्स क्यू थ्योरी जो है वो क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यू इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विटी व्हेन इट इज़ इंक्रीज। सही है। और उसकी वजह से क्या होगा कि जब इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी तो लाजमी सी बात है लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो वो फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग करेंगे, जिसकी वजह से गेन आउटपुट बढ़ेगा। अच्छा, वेल्थ इफेक्ट क्या होता है, जब इंसान के पास अगर देखें मॉनेटरी पॉलिसी के बढ़ने की वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इंसान की वेल्थ बढ़ जाएगी। वेल्थ बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ाएगा और आउटपुट बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से बैंक लैंडिंग चैनल, मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी, मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होगा कि बैंक के पास डिपॉजिट ज़्यादा आ जाएगा, लोग ज़्यादा डिपॉजिट रखेंगे। जब लोग ज़्यादा डिपॉजिट रखेंगे, बैंक के पास डिपॉजिट आएगा तो वो लोन ज़्यादा करेगा। जब वो लोन आउट ज़्यादा करेगा तो लाजमी सी बात है कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर करेगा। जब उसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो लोन आउट ज़्यादा करने की वजह से इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, क्योंकि जब उसका ज़्यादा पैसा होगा तो वो कहेगा मैं ज़्यादा लोन करूँगा। और जब कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दे रहा होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और आउटपुट भी बढ़ेगा। अच्छा, बैलेंस शीट चैनल क्या होता है जितना ज़्यादा नेटवर्थ जो है वो बिजनेस फर्म्स की जो है वो आप कहते हैं द लोअर द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस फर्म द मोर सीवियर एडवर्स सिलेक्शन क्या होती है कि भाई आपने किसी गलत फर्म को चुन लिया और उसको लोन दे दिया और बाद में वो पे ऑफ ना कर पाई, तो आपको क्या होगा, मोरल हैजर्ड का सामना करना पड़ेगा, यानी आपको जो है आपके पैसे डूबने का ख़तरा होगा। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी से क्या होता है कि प्राइसेस, स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा, नेटवर्थ बढ़ जाएगी उस फर्म की। लाजमी बात है उस जिसके शेयर्स हैं उसकी प्राइसेस बढ़ गए तो उसके तो कहते हैं उसके तो मज़े आ गए और जो है उसकी वेल्थ बढ़ जाएगी, उसके फर्म का जो नेटवर्थ है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि वो जब फर्म की नेटवर्थ बढ़ेगी तो हायर इन्वेस्टमेंट होगी। सही है, फर्म की नेटवर्थ बढ़ेगी, एडवर्स सिलेक्शन का मसला कम हो जाएगा कि भाई अब आपको डर नहीं होगा कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को वापस से अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पे ऑफ कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि अब तो उसकी नेटवर्थ बढ़ गई है। तो लैंडिंग, आप उसको लैंडिंग ज़्यादा देंगे, पैसे ज़्यादा देंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, आप बढ़ा देंगे। और इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से मुल्क में या उस फर्म के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो अल्टरनेटली वो मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और आउटपुट भी बढ़ जाएगा। कैश फ्लो चैनल क्या कहता है, कैश फ्लो चैनल ये कहते हैं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्या होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका गिर जाएगा। और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से क्या होगा कि लाजमी सी बात है कि फर्म के पास जो है वो अब ज़्यादा लोन आएगा या ज़्यादा कैश फ्लो आएगा इंटरेस्ट रेट के गिरने की वजह से, तो उसका कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा, पैसा उसके पास ज़्यादा आएगा। इंटरेस्ट रेट के गिरने की वजह से वो ज़्यादा अपने पास उसका इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसकी वजह से जो है वो वही लैंडिंग बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, प्राइस लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, देखें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से अगर अनएंटिसिपेटेड प्राइस बढ़ गया तो क्योंकि देखिए प्राइस जब बढ़ते हैं तो लाजमी सी बात है जो लाइबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर जो उधार है वो तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके जो एसेट्स की वैल्यूज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने कोई फॉरेन करेंसी में तो लिया हुआ नहीं है, करेंसी की तो हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं। प्राइस बढ़ेगी तो लाइबिलिटी उसके लिए सस्ती हो जाएगी, क्योंकि उसकी अपनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी जो उसके पास एग्जिस्टिंग है, जिसकी वजह से उसकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी। और फिर क्या होगा कि अगेन वो यही स्टोरी होगी कि एडवर्स सिलेक्शन और ये सब कुछ कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो फिर जो है वो एक प्रॉफिटेबल फर्म नज़र आएगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और आउटपुट बढ़ेगा। अच्छा, आखिरी चीज़ क्या है, कहते हैं कि जब फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ेंगे तो प्राइस ऑफ स्टॉक बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल एसेट्स की भी वैल्यू बढ़ जाएगी जो हाउस होल्ड के पास है। और इसी तरीके से क्या होगा है, कंज्यूमर हैव मोर सिक्योर फाइनेंशियल पोजीशन, उनके पास ज़्यादा मतलब जब उनके पास उनकी चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अपनी ज़्यादा स्पेंडिंग करने लग जाएंगे, और जब वो ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे तो अगेन आउटपुट बढ़ेगा। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ चैनल्स थे कि जिससे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से किस तरीके से आउटपुट बढ़ता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद देख लें कि ISLM विद BOP की बात आ जाती है, ये हमने सब करवाया हुआ है, ये वही सारी कुछ है जो हम इंटरनेशनल में कर चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिक्स पॉलिसी, ISLM, फिक्सल एक्सपेंशन, मॉनेटरी एक्सपेंशन, डिवैल्यूएशन, ये सब हम कर चुके हैं वहाँ पे। ठीक है।